पेज नंबर 552, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 देखिएगा क्या था। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ अ एचआईवी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। एक एचआईवी टेस्ट की रिलायबिलिटी को इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, कुछ उन लोगों के बारे में बात करी जा रही है जिनको एचआईवी है। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब 90% ऑफ द टेस्ट तो कहते हैं कि हाँ इनको एचआईवी है, मतलब वो टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और 10% गो अनडिटेक्टेड। 10% रिपोर्ट्स जो हैं इट गोज अनडिटेक्टेड, मतलब उन लोगों को एचआईवी है लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि उनको एचआईवी नहीं है, यानी कि रिपोर्ट गलत है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको एचआईवी नहीं है, जो फिट है उनकी बात करते हैं। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एचआईवी नेगेटिव। 99% ऑफ द टेस्ट तो बिल्कुल ठीक है। एचआईवी नेगेटिव का मतलब कि उनको एचआईवी नहीं है और एक्चुअल में भी उनको एचआईवी नहीं है। बट 1% आर डायग्नोज्ड शोइंग एचआईवी पॉजिटिव, लेकिन 1% रिपोर्ट ये कहती है कि उनको एचआईवी पॉजिटिव है, जबकि एक्चुअल में उनको एचआईवी पॉजिटिव नहीं था, मतलब वो एचआईवी नेगेटिव थे, मतलब उनको एचआईवी नहीं था, लेकिन 1% जो रिपोर्ट है वो कहती है कि उनको एचआईवी है। उसके बाद फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का सैंपल लिया गया, फॉर एग्जांपल किसी टाउन को या किसी सिटी को स्टडी करा गया और ये देखा गया वहां पर सबको देखा गया कि उसमें सिर्फ 0.1% लोगों को ही एक्चुअल में एचआईवी है। 0.1% को एचआईवी है, यानी कि 0.9% को एचआईवी नहीं है। ठीक है ना? नहीं, 0.1% को एचआईवी है, यानी कि जितने भी बाकी बचेंगे भाई, टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है, तो 99.9% को एचआईवी नहीं है। ठीक है। 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम, उस पॉपुलेशन में से एक आदमी को सेलेक्ट कर लिया जाता है रैंडमली, उसका एचआईवी टेस्ट लिया करा जाता है एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज एचआईवी पॉजिटिव। और जो पैथोलॉजिस्ट है, मतलब जिसने जो रिपोर्ट बना रहा है, जो टेस्टिंग कर रहा है, उसने रिपोर्ट ये दी कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो अब क्या हो चुका है, हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि एक पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया, रैंडमली हमने चूज कर लिया एक पर्सन को, और उस पर्सन का जब एचआईवी टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में ये आता है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है। तो जो हमारे पास ऑब्जर्व जो हमने कर लिया उसको हम मानते हैं हमेशा इवेंट ए। ठीक है, तो मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट दैट दैट रिपोर्ट शोज। सर आपकी वीडियो बहुत ब्लर हो गई है। हाँ अच्छा सर। अच्छा, आ जाएगी अब ठीक है। यस। यस Let सर। A be the event that report shows that the selected person is HIV पॉजिटिव। ये वो इवेंट हो गया कि रिपोर्ट क्या बता रही है, तो हमने यही देखा ना कि पैथोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट ये कहती है कि उस पर्सन को HIV पॉजिटिव है। अब ये पूछ क्या रहे हैं इसमें वो देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो अब इसमें ये हो सकता है कि उस पर्सन को एक्चुअल में HIV हो, ये हो सकता है कि उस पर्सन को एक्चुअल में एचआईवी हो, और ये भी हो सकता है कि उसको एचआईवी ना हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं लेट लेट इवन बी द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली
has HIV and E2 be the event that person doesn't have HIV, इवन तो वो इवेंट हो गया कि उस पर्सन को एक्चुअल में एचआईवी है, और E2 वो इवेंट हो गया जब उस पर्सन को हमें मालूम है कि उसको एचआईवी नहीं है। हमने पर्सन सेलेक्ट कहां से करा है? हमने उस पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करा है जिस पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोगों को एचआईवी है। तो हम ये कहेंगे इवन विद द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग एचआईवी ये हो गया 0.1%। 0.1% है ना, तो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 0.1 अपॉन 100, बस इतना करके छोड़ दीजिए। उसके बाद वो पूछते हैं भाई अगर किसी भी पॉपुलेशन की हम बात करेंगे और हम क्राइटेरिया ले रहे हैं सिर्फ एड्स का, यानी कि एचआईवी का हम क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो वहां पर या तो जो पर्सन है उसको एचआईवी होगा या फिर उसको नहीं होगा। तो एचआईवी जिनको एचआईवी है वो लोग कितने हैं? 0.1%, तो उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई जिनको एचआईवी है। जिनको एचआईवी नहीं है यानी कि डजंट हैव एचआईवी, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस PE1। ये समझ में आता है कि नहीं बताइए? हाँ सर। यस सर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.1 अपॉन 100, और जब मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 99.9 अपॉन 100। तो PE1 is equal to 0.1 upon 100 and PE2 is equal to 99.9 upon 100। ये हो गया। फिर ये करने के बाद में अब हम ये कहते हैं कि क्या आ चुका है मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है एचआईवी पॉजिटिव की। अब क्या होगा? PA अपॉन E1, PA अपॉन E1 निकालूंगा मैं। तो PA अपॉन E1 का मतलब क्या है? PA अपॉन E1 का मतलब ये है, E1 क्या है कि पर्सन को एक्चुअल में एचआईवी है, और A का मतलब क्या है कि रिपोर्ट भी यही कहती है कि उसको एचआईवी है। तो जरा आप पूरा जो डेटा दे रखा था उसको पढ़ो। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, यानी कि E1 वाला वही है कि पीपल हैविंग एचआईवी। तो ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, यानी कि 90% जो टेस्ट लोग करवाते हैं ना, तो 90% जो टेस्ट है वो कहते हैं कि यस उसको एचआईवी है, क्योंकि उसने उसकी बीमारी को, उसकी डिजीज को डिटेक्ट कर लिया। यानी कि रिपोर्ट भी कहती है, रिपोर्ट भी कहती है कि उसको एचआईवी है, और पर्सन को एक्चुअल में एचआईवी है। तो ऐसा कितना टेस्ट रिपोर्ट बोलती है? 90%। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 90%, यानी कि 90 अपॉन 100। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? यस हाँ सर। सर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं PA अपॉन E2 की। ठीक है, देखिए A तो फिक्स है, A तो वो वाली चीज हो गई जो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि जो पर्सन सेलेक्ट किया था उसको एचआईवी है, वो एचआईवी पॉजिटिव है, ऐसा टेस्ट रिपोर्ट कहती है। और E2 का मतलब क्या हो गया कि टेस्ट रिपोर्ट तो कहती है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन उसको एचआईवी पॉजिटिव है नहीं, एक्चुअल में वो फिट है, उसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है। तो अब नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी मतलब जिनको एचआईवी नहीं है, मतलब E2 की बात करी जा रही है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एचआईवी नेगेटिव। 99% ऑफ द टेस्ट तो कहते हैं कि हाँ एचआईवी नेगेटिव है, मतलब इनको एचआईवी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, मेरे हाथ में जो टेस्ट रिपोर्ट है वो तो कह रही है एचआईवी पॉजिटिव है, बट 1% आर डायग्नोज्ड शोइंग एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, तो जिन लोगों को एचआईवी नहीं है उनमें भी 1% रिपोर्ट ऐसी आती है जो कहती है कि उसको एचआईवी है। जिन लोगों को एचआईवी नहीं है यानी कि E2, उनकी भी 1% की रिपोर्ट ऐसी आती है जो कहते हैं कि उनको एचआईवी है। तो ये क्या हो जाएगा? 1%। 1% का मतलब 1/100। बताइए जी, इतना समझ गए? हाँ सर। यस सर। संजना, शिवांगी, बताइए क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक यस सर। ओके।
अब इसके बाद देखिएगा, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी। तो एक्चुअली हैज एचआईवी का मतलब इवन, इवन मतलब पी ए अपॉन इवन, मतलब इसको पलट दीजिए, पी इवन अपॉन ए पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो गई पी इवन अपॉन ए। तो बेस थ्योरम क्या कहती है कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये पी इवन अपॉन ए है तो ये वाला आ जाएगा, इवन वाला आएगा न्यूमरेटर में, मतलब पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन। अब वैल्यू लाते चले जाइए, पी इवन कितना था 0.1 अपॉन 100। आप सोचोगे कि मैं पॉइंट क्यों नहीं हटा रहा हूं, अभी समझ जाएंगे आप सब। 0.1 अपॉन 100 और पी ए अपॉन इवन कितना था 90 अपॉन 100। अपॉन पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन मतलब सेम चीज है ये, 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 100। ठीक है, प्लस पी ई टू, पी ई टू कितना है 99.9 अपॉन 100, 99.9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई पी ए अपॉन ई टू, ए अपॉन ई टू कितना 1 अपॉन 100। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 90, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा केवल 9। भाई पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 9 रह गया, 9 अपॉन 10,000। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में भी 9 अपॉन 10,000 प्लस 99.9 इंटू 1 तो 99.9 अपॉन 10,000। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 10,000, 99.9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 99 प्लस 9 कितना हो गया 108, 108.9, 108.9 अपॉन 10,000। देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 10,000 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 10,000 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आएगा 9 अपॉन 108.9, 9 अपॉन 108.9, पॉइंट गया ऊपर आ गया 0, ये हो गया 90 अपॉन 1089। बताइए जी इतना समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, बस यस यही सर। इसका आंसर है, ज्यादा चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। वैसे तो ये भी आपका हो गया, सॉल्व करेंगे तो 0.083 आ जाएगा। बताइए जी सब बच्चों को क्लियर है। हाँ सर। Yes. नेहा, अदिति, अदिति बजाज, अदिति गोयल, बताइए Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. मुस्कान, काजल, कृतिका, आराध्या, सर एक बार ये दो Yes, इवेंट sir. बता दीजिए, ए बाई इवन और ए बाई टू कैसे लिए। बिल्कुल बता रहा हूँ, देखो पी इवन और पी ई टू तो समझ में आ गया था। इवन का मतलब वो लोग जिनको एक्चुअल में एचआईवी है, तो बताया है इन्होंने। आप देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 फोर्थ लाइन में देखो, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी। एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 0.1% लोगों को ही एचआईवी है ना। तो 0.1% तो वो होगा जिनको एक्चुअल में एचआईवी है, जो बचे उनको हाँ एचआईवी नहीं है। तो बचे कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.1 अपॉन 100, तो 99.9 अपॉन 100 ये हो हाँ गया। सर, ये तो हाँ, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। उसके बाद देखो पी ए अपॉन इवन, ये जो निकाला है इसका मतलब क्या है,
E1 का मतलब तो ये है कि पर्सन को एक्चुअल में HIV है, और ए क्या है, ये है दैट द इवेंट दैट रिपोर्ट शोज दैट सेलेक्टेड पर्सन इज HIV पॉजिटिव। E1 का मतलब तो ये है कि उसको HIV है, सचमुच में उसको HIV है। और ए का मतलब क्या है कि रिपोर्ट कहती है कि उसको HIV है। भाई रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है, तो ए हाँ अपॉन का मतलब ये है कि रिपोर्ट भी कहती है कि उसको HIV है और एक्चुअल में भी उसको HIV है। तो ऐसा सबसे पहला दूसरी लाइन पढ़िए इस क्वेश्चन की, ऑफ पीपल हैविंग HIV। ऑफ पीपल हैविंग HIV का मतलब सचमुच में उन लोगों को HIV है। तो 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। 90% टेस्ट कहते हैं कि यस इनको HIV है, तो उन लोगों को भी HIV है, और 90% ऑफ द टेस्ट कहते हैं कि उनको सचमुच में HIV है, मतलब टेस्ट रिपोर्ट भी HIV बताती है। तो 90% हो गया, दे रखा है, ठीक है सर। समझ गए। अब उसी तरीके से अगला जो है PA अपॉन E2। E2 का मतलब समझिए, ए का मतलब तो ये है कि रिपोर्ट कहती है HIV है, और E2 का मतलब ये है कि उसको एक्चुअल में HIV नहीं है। तो नहीं है। हाँ पीपल फ्री ठीक है ऑफ सर। HIV 99% जो टेस्ट है वो तो कहते हैं कि हाँ इनको HIV नहीं है, लेकिन 1% टेस्ट ये कहता है कि इनको HIV है। तो वो 1% आ गया यहाँ पर, ठीक यस है, सर क्लियर। क्योंकि ए का मतलब ये है कि रिपोर्ट कहती है कि उसको HIV है, और एक्चुअल में उसको HIV नहीं है। तो ऐसा गलत रिपोर्ट वाला कितना है, 1%, वो दे रखा है इस क्वेश्चन, समझ गए। ठीक है सर। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल नंबर 19। तो इनमें आप ये देखेंगे कि एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने इवेंट्स प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है, फिर कैलकुलेशन तो आसान है, कैलकुलेशन में कोई इसमें लफड़ा नहीं है। देखिए एग्जांपल नंबर 19 है, इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बोल्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, बोल्ट जो होता है ना, नट और बोल्ट जो पेज होते हैं हाँ सर। वो मैन्युफैक्चर होते हैं एक फैक्ट्री में। तो तीन मशीनें लगी हुई हैं वहां पर, एक मशीन है ए, एक मशीन है बी और एक मशीन है सी। तो मशीन ए जो है वो तो बनाती है 25% बोल्ट्स, 35% बनाती है मशीन बी, और 40% बनाती है मशीन सी। तो आप तीनों को अगर ऐड कर दें तो तीनों को ऐड करके आप देखेंगे 100%, मतलब 100% उस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बोल्ट ही बन रहे हैं। तो तीन मशीनें लगी है, 25% बोल्ट मशीन ए बना देती है, 35% मशीन बी बना देती है, और बाकी के 40% मशीन सी बना देती है, ठीक है जी। ऑफ देयर आउटपुट्स, उनका जो आउटपुट है, जो बोल्ट बनाती है, जो आउटपुट निकलता है, जो बोल्ट बनते हैं, उनमें 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि मशीन ए जो बोल्ट बनाती है उसमें से 5% डिफेक्टिव होते हैं, बाकी 95% ओके होते हैं, 5% डिफेक्टिव। मशीन बी जो बोल्ट बनाती है उसमें से 4% डिफेक्टिव होते हैं, 95 96% ओके होते हैं। और जो मशीन सी बोल्ट बनाती है उसमें से 2% डिफेक्टिव होते हैं, बाकी के 98% ओके होते हैं, बढ़िया होते हैं। अब क्या हुआ, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं ए किसको मानूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, हमने ऑब्जर्व क्या किया ये देखेंगे। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक बोल्ट को निकाला गया फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बोल्ट मिला मेरे को, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of selecting a defective bolt। तो A be the event of selecting a defective bolt। पहली चीज तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं ये, what is the probability that it is manufactured by machine B? What is the probability that it is manufactured by machine B? तो डिफेक्टिव बोल्ट कौन कौन बना रहा है, या तो मशीन ए बना रही है, या मशीन बी बना रही है, या मशीन सी बना रही है। तो हम इन्हीं इवेंट्स को E1, E2 और E3 मान लेंगे। Let E1 be the event that bolt is
manufactured by machine A. E2 is the event that bolt is manufactured by machine B. By machine B. And E3 be the event that bolt is manufactured by machine C. ये तीन इवेंट्स हो गए। अब इवेंट्स तो मैंने डिफाइन कर लिए, अब इसमें इन्होंने दे क्या क्या रखा है वो देखते हैं जरा। ये बताओ उधर से। तो मशीन ए जो बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है, कितने बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है मशीन ए? मशीन ए करती है 25%। तो इवन तो वही है ना कि बोल्ट जो है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैं सिर्फ बोल्ट की बात कर रहा हूँ कि बोल्ट जो है, जो भी हमने बोल्ट सेलेक्ट करा है, डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव उसको अभी छोड़ दो, जो हमने बोल्ट सेलेक्ट करा है मशीन ए ने बनाया तो उसका इवेंट हो गया इवन। तो मशीन ए कितने बोल्ट बनाती है? 25%। तो पी इवन कितना हो गया? पी इवन हो गया 25%। परसेंटेज में अगर दे रखा है कोई भी चीज तो समझ लीजिए वो प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है आपको। तो 25% का मतलब बेटा ये हो गया 25/100। हो सकता है आपके मन में आए कि इसको 1/4 कर दें, लेकिन करना मत, आगे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए कह रहा हूँ करना मत। फिर देखिए Pe2 का मतलब बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। मशीन बी कितने बोल्ट बनाती है? 35%। तो बेटा ये हो गया 35/100। फिर तीसरा देखिए Pe3 मतलब बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो मशीन सी कितने बोल्ट बनाती है? 40%। 40% का मतलब हो गया 40/100। ठीक है, फिर तो ये हो गया। फिर मैंने ए इवेंट क्या माना है? ए इवेंट ये है कि बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव है, जो भी मैंने सेलेक्ट करा है बोल्ट वो डिफेक्टिव मिला मेरे को, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो पी ए अपॉन इवन क्या होगा? पी ए अपॉन इवन मतलब डिफेक्टिव बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। तो मशीन ए कितने डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है? 5% दे रखा है इसमें, तो ये हो गया 5%। सर वो 25% का 5% हो गया या सिर्फ 5%? सिर्फ 5% लीजिए, आप सिर्फ 5% लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो 5% होना चाहिए, किसका? 25% का 5% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वो भी लोगे ना तो भी रिजल्ट सेम आएगा, और सीधा सीधा 5% लोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा परसेंटेज को ही आप मानो, समझ गए? जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन 0.1% एक्चुअली हैज एचआईवी। तो मुझे लार्ज पॉपुलेशन को कुछ मानना चाहिए था, मुझे मानना चाहिए था कि लेट दैट पॉपुलेशन बी एक्स, ठीक है ना, वो मुझे मानना चाहिए था। तो 0.1% का मतलब होता वहां पर भी 0.1% ऑफ एक्स। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी में ना रेशो निकाल रहा हूँ, तो रेशो जब हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 0.1% ऑफ एक्स आएगा और न्यूमरेटर में भी दैट परसेंट ऑफ एक्स आएगा। तो जो हम ये परसेंटेज निकाल रहे हैं ये किसकी निकाल रहे हैं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग की। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि 25% बनाती है वो, तो 25% का मतलब परसेंटेज थोड़ी कुछ होता है। परसेंटेज से क्या पता चलता है? ये तो पता चले कि टोटल वोल्ट्स कितने बन रहे हैं। हमने कहा चलो 1000 वोल्ट बन रहे हैं, तो 25% का मतलब 25% ऑफ 1000। तो उससे पता है क्या निकलेगा? उससे निकलेगा उसका नंबर निकलेगा। और अगर आप चलो ठीक है आप नंबर निकाल लें कि ये मशीन ए ने बनाए हैं इतने बोर्ड्स और टोटल बोर्ड्स कितने थे? 1000। तो मशीन ए के मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड अपॉन 1000 वो करोगे ना, तब भी 25/100 यानी कि 1/4 ही है। तो जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो वो ऑफ वाला चक्कर छोड़ो, सीधे सीधी वैल्यू डालो, आप सब सिर्फ परसेंटेज लिखिए और कुछ मत लिखो, ओके समझ गए? यस क्योंकि सर। रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो निकालेंगे तो ऊपर और नीचे को सेम वैल्यू कट जाएगी।
समझ गए? yes sir. ठीक है, अब पी ए अपॉन ई वन ये हो गया, फिर देखते हैं पी ए अपॉन ई टू। तो ए का मतलब क्या है कि जो ड्रॉन जो सेलेक्टेड बोल्ट है ना वो डिफेक्टिव है एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो मशीन बी कितने डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है? 4%। 4% मतलब 4/100। सिमिलरली मशीन सी वो कितने डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है? 2% मतलब 2/100। और अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो मशीन बी मतलब E2 यानी कि वो P E2 अपॉन A पूछ रहे हैं आपसे। कैसे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो गया P E2 अपॉन A। तो नीचे को लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा बेटा P E1 मल्टीप्लाइड बाई P A अपॉन E1 प्लस P E2 मल्टीप्लाइड बाई P A अपॉन E2 प्लस P E3 मल्टीप्लाइड बाई P A अपॉन E3। और न्यूमरेटर में ये E2 वाला आ जाएगा, मतलब P E2 इंटू P A अपॉन E2। अब वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना। मुस्कान समझ में आ गया? मुस्कान मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी देखिए, अब P E2 कितना है? P E2 है 35/100 और A अपॉन E2 कितना? 4/100। तो 35/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/100। इनको डिवाइड मैंने क्यों नहीं करा था? डिवाइड ना करने की सिर्फ इतनी वजह थी कि अब आगे जो है ना ये ऊपर और नीचे सेम डिनोमिनेटर बनकर ना कट जाएगा, तो कैलकुलेट करने में मुझे आसानी रहेगी। देखिएगा, ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं कि E1 इंटू ए अपॉन E1 यानी कि 25/100 इंटू 5/100। 25/100 इंटू 5/100 पहला तो ये हो गया, प्लस E2 इंटू P अपॉन E2 तो ये वाली टर्म है 35/100 इंटू 4/100 प्लस E3 इंटू PA अपॉन E3 यानी कि E3 इक्वल 40/100 इंटू 2/100। 40/100 इंटू 2/100। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 35 4 जा 4 5 जा 20 4 3 जा 12 और 2 140 अपॉन 10,000। 25 5 जा 125 अपॉन 10,000। 140 अपॉन 10,000। 80 अपॉन 10,000। 140 अपॉन 10,000 अपॉन, यहाँ सबका डिनोमिनेटर 10,000 है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो 140 प्लस 80 ये कितना हो गया? 220। 220 और 125 345। बताइए जी, यही है ना? 220 और 25 कितना हो जाएगा? 245 345 आ गया बेटा 140 अपॉन 345। अब ये जो है ये शायद 5 से हो जाएगा डिवाइड, तो 5 2 जा 10 40 माइनस 10 कितना हो गया? 4 4 0 40। तो 5 8 जा 40 28 हो गया और 5 6 जा 30 तो 4 आ गया 45 5 9 जा 40 तो 28 अपॉन 69 हो गया। बस और कुछ सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। बताइए सभी को क्लियर है? yes sir.
बार आंसर चेक कर लीजिए इसका 28/69 ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। बेटा सभी को क्लियर है ना, बता दीजिए आकृति। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है काजल, Yes, sir. ठीक है नैना, नैना आवाज नहीं Yes, आ रही है, sir. क्लियर है? Yes, अदिति sir. गोयल, अदिति बजाज दोनों बताओ। यस सर Hi, क्लियर। sir. ठीक है जी, मैं देखता हूँ एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 वो है जिसको मैं आपको ओरली कई बार मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूँ, अब इसको करके देखेंगे। एग्जांपल 20 है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। From the past experience, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter, or by any other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, and 2/5. वो डॉक्टर उसका जो पुराना मतलब जो लोग डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, तो पेशेंट का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो पेशेंट जानता है कि ये डॉक्टर चार तरीके से आ सकता है। या तो वो ट्रेन से आएगा, या बस से आएगा, या स्कूटर से आएगा, या फिर किसी अदर मीन्स से आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज उसको पता है कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। अगर वो ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अगर वो बस से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर वो स्कूटर से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। बट इफ ही कम्स बाय अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। इन तीनों के अलावा अगर किसी और चौथे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर वो आता है तो फिर वो लेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, when he arrives he is late। ये चीज क्या है? ये रियल टाइम सिनेरियो है कि ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली कि अब वो जब आया ना तो वो लेट आया। जब वो आया तो वो लेट आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज मैंने ऑब्जर्व कर लिया, इस इवेंट को मैं ए मानूंगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। एग्जांपल नंबर 20 करते हैं स्टार्ट। बस आप ध्यान से ना क्वेश्चन को पढ़ लेना। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं। हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसी को इवेंट ए मान लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आप करेंगे क्वेश्चंस, या मान लो आप आरडी के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, तो वहां पर क्या है कि कहीं पर इवेंट्स को एक्स वाई जेड माना है, कहीं पर एबीसी माना है। ठीक है, तो आप जो है आप अपना एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न फिक्स करके रखिएगा कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको मैं ए मानूंगा, और उसके अलावा जो इवेंट्स हैं उनको मैं E1, E2, E3 इस तरीके से मानूंगा। तो देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ हाँ एग्जांपल नंबर 20 की। तो हम ये कहते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट A be the event that doctor comes late, that doctor comes late। E1 इसको मानिए event that he comes by train। सबसे पहले ट्रेन ही बताया ना, तो हाँ ट्रेन, event that he comes by train। E1 हो गया event that he comes by train। E2 इवेंट दैट ही कम्स बाय बस। event that he comes by bus, ये E2 हो गया। E3 event that he comes by scooter, ये तीसरा इवेंट हो गया E3। और चौथा इवेंट इधर कर देता हूँ E4, ये हो गया इवेंट दैट ही कम्स बाय
अदर मीन्स किसी और तरीके से वो आता है, ठीक है, किसी भी और तरीके से पैराशूट से आता है, एरोप्लेन से आता है, कैसे भी आता है, अदर मीन्स हो गया, ठीक। E1 E2 E3 E4 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, तो आप ये समझो P A अपॉन E1 क्या हो गया, P A अपॉन E1 का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले A लिखा हुआ है ना, A का मतलब क्या है कि ही इज लेट एंड ही कम्स बाई ट्रेन, तो जब वो ट्रेन से आता है और लेट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ये भी गिवन है। फिर करते हैं पी ए अपॉन ई टू, इसका मतलब वो लेट है और वो किससे आता है, बस से आता है, तो वो बस से आता है और लेट हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। फिर है पी ए अपॉन ई थ्री, ए अपॉन ई थ्री का मतलब क्या है कि वो स्कूटर से आता है और लेट हो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/12। फिर है पी ए अपॉन ई फोर, E4 का मतलब ये A का मतलब क्या है कि वो लेट हो जाता है, और E4 का मतलब क्या है कि वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है। तो ये दे रखा है कि अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो फिर वो लेट नहीं होता, तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, यानी कि जीरो, 0. ठीक है, तो ये जीरो हो गया। बताइए कि सभी को क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये सारी तो वो चीजें हो गई। अब शुरुआत में हाँ मुझे P E1 P E2 P E3 ये निकालना था, ये लिखना चाहिए था, वो मैं लिखना भूल गया। तो पहले P E1 देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/10। P E2 मतलब बस से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा, 1/5। फिर P E3, 1/10। हाँ ये कितना दे रखा है, 1/10। स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 2/5। 2/5, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, when he arrives he is late, what is the probability that he comes by train, तो ट्रेन का मतलब E1 का मतलब वो आपसे P E1 अपॉन A पूछ रहे हैं, required probability ये हो गया P E1 अपॉन A, ये है बेटा P E1 इंटू PA अपॉन E1, ये तो न्यूमरेटर सर में इसके बाद तो हो जाएगा। हो जाएगा, छोड़ दो। यस सर। बताइए जी बाकी बच्चों क्लियर है ना, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है मेरे को, हाँ जी सर। ठीक है। चलो जी इसको छोड़ रहा हूँ मैं, आगे देखिएगा एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल 21 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बल्कि ये जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, चाहे वो HIV वाला हो, चाहे वो बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे डॉक्टर वाला हो, चाहे मैं अब जो करा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि समझने में कि आसान है, लेकिन क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको 3D भी करके जाना है, इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी, तो वहां पर ये सारी चीजें जब मिक्सअप होती है तो प्रोबेबिलिटी ना कहीं दिमाग से निकल जाता है। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को चाहे अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसे करके नोट कर लें, कि जो भी इवेंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो उसको मैं ए मानूंगा, उसके अलावा जितने भी इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स, उनको मैं E1 E2 E3 मानूंगा। मुझे पंगा नहीं लेना कि मैं उनको XYZ मान रहा हूँ, एक बार ABC मान रहा हूँ, एक बार PQR मान रहा हूँ, नहीं, मैं एक सेट पैटर्न याद करूंगा और मैं उसी पर चलता चला जाऊंगा, मैं कहीं भी गलत नहीं होऊंगा। तो उस चीज को आप याद रखिएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, उस पर ध्यान देना आप। बेस थ्योरम पर ही मेन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। एग्जांपल नंबर 21 देखिए। 21 में a man is known to speak truth 3 out of 4 times। चार बार का कोई सैंपल स्पेस देखा गया है, चार बार चार चीजों को ऑब्जर्व करा गया और ये देखा गया कि चार में से 3 बार एक आदमी है जो सच बोलता है, लेकिन एक बार वो झूठ बोल देता है, यानी कि उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4।
he throws a die, उसने एक डाई फेंकी, ठीक है, and reports that it is a 6, उसने डाई फेंकी और डाई फेंकने के बाद बोलता है कि 6 आ गया, 6 आ गया, ये बोला। Find the probability that it is actually a 6. Find the probability that it is actually a 6. ये मेरे को निकालना है। अब आप ये देखिएगा, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि it is actually a 6? क्योंकि वो आदमी 4 में से एक बार झूठ भी बोलता है, तो ऐसा भी हो सकता है 6 ना आया हो, 3, 4 या 5 आया हो और वो कह रहा हो कि 6 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा, a man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. तो ये चीज ऑब्जर्वेशन हो गया, ये काम हो गया कि उसने क्या बताया, उसने बता दिया कि 6 आया है। तो दिस विल बी योर इवेंट ए। So let A be the event. Event that man reports that it is a 6. तो ये वो इवेंट है जिसमें वो मैन ये कहता है कि हाँ 6 आ गया है, ठीक है। फिर दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, एक तो ये है कि सचमुच में 6 आया है और एक ये है कि वो झूठ बोल रहा है कि 6 नहीं आया है। तो हम ये कहते हैं कि लेट इवन बी द इवेंट that it is actually a 6. It is actually a 6, and E2 be the event that it is not a 6. Let even be the event that it is actually a 6. के सचमुच में 6 आया और E2 क्या हो गया कि वो 6 नहीं आया। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब भी हम डाई फेंकते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब इट इज नॉट अ 6, क्या हो गई? 5/6। ये मालूम है ना सबको, 1/6 और 5/6। जैसे कॉइन उछालते हैं तो कॉइन में दो आउटपुट्स होते हैं, हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसमें कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, चले आगे। हाँ सर। ओके ठीक है, अब बात करते हैं बेटा PA/E1 की। आप समझ ही गए होंगे, PA/E1। E1 का मतलब है कि सचमुच में 6 आया है, सचमुच में भी 6 आया है और मैन तो रिपोर्ट कर ही रहा है कि 6 आया है, यानी कि आया भी 6 है और मैन भी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, यानी कि इंसान जो है वो सच बोल रहा है। तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/4। A man is known to speak truth 3 out of 4 times। तो 3 out of 4 यही तो होता है, 3/4। फिर है PA/E2। E2 का मतलब यह है कि 6 नहीं आया, लेकिन वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि 6 आया है। इसका मतलब उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? देखो जी, लास्ट में लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या पूछ रहे हैं वो। E1/8। एक मिनट, आंसर इसका, आंसर तो 3/8 है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो एक्चुअली अ 6 वाली यानी कि E1 वाला पूछ रहे हैं, तो E1/A निकालना है, कि E1/A। अब जोड़ दो, कर लोगे? हाँ सर, अब हो जाएगा। हाँ सर। है ना? तो ये 3/8 हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है आपको बेस थ्योरम का, फिर इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में। और नहीं तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो, आपका सारा का सारा जो फोकस है वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर रहना चाहिए। सबसे पहला काम, कितनी भी लंबी चौड़ी कहानी दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आपका फोकस सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ।
जो आपने ऑब्जर्व करा उसको ए मान लिया, उसके बाद E1, E2, E3, E4 जो इवेंट्स हैं वो आप अपने आप समझ जाओगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। अब इसमें जो एक्सरसाइज 13.3 है, 13.3 में 14 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें से 14 के 14 क्वेश्चन ट्राई करिए और सिर्फ आप ये समझिएगा कि ये वाली एक्सरसाइज ऐसी है कि इसमें आपको पेन कम उठाने की जरूरत पड़ेगी, सोचने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। सबसे पहले आपने इवेंट ए आइडेंटिफाई कर लिया, फिर E1, E2, E3 वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं बताऊंगा अगर तो चलिए ठीक है, मैं करता चला जाऊंगा। ए E1, E2, E3 वो मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन की जो मेन चीज है वही मैंने आपको बता दी, वो नहीं बताना चाह रहा मैं। आप खुद अपनी मेंटल एक्सरसाइज करिए, इसको अभी लेकर बैठना। मैं अभी क्लास छोड़ रहा हूँ 5 मिनट में, इसको अभी लेकर बैठना और अभी लेकर कोशिश करिए कि अभी के अभी आप इसको निपटा लो, ठीक है ना। और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं भेज पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, मैं बैठकर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं मार्क भी कर दूंगा जब आपको वीडियो भेजूंगा कि आज की, जो आज 12 दिसंबर है, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये जो बेस थ्योरम है, इस बेस थ्योरम के जो 4-5 क्वेश्चंस बताए हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में आपके एग्जाम जब भी अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, तो आप उस वीडियो को सेव करके रखिएगा कि हमारा बेस थ्योरम जो कि मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की आती है, ठीक है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का आएगा। तो वो जो बेस थ्योरम का है वो आज की क्लास में पूरा, मतलब मैंने जो मेन चीज है कि हमको क्या समझना है जिससे हमारा फंडा क्लियर रहे, वो आपको बता दिए। तो अब आप जो अगली एक्सरसाइज है 13.3, इसके 14 के 14 क्वेश्चन ये आप करिए कंप्लीट। उसके बाद जो अगला पोर्शन बचा हुआ रैंडम वेरिएबल का, बेहद आसान, उसमें कुछ नहीं। इस चैप्टर में अभी तक जो समझने वाला था, जो मेन इंपॉर्टेंट था, वो यही एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए, ओके सर। मेरे से पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। तो फिर आज इतना ही करेंगे। ओके सर। ठीक है ठीक सर। है, मैं करवाना नहीं चाह रहा, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप सब में दिमाग लगाओ, और अगर किसी भी बच्चे को लगे कि नहीं सर इसमें तो मैंने इवेंट ए इसको माना था, अगर कहीं पर भी इवेंट सिलेक्शन में कोई डाउट आए तो वो मेरे से पूछना, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही दोगे, कैलकुलेशन में कुछ नहीं, ठीक है। सब वीडियो लिंक ठीक आप है भेज सर। दोगे ना आज का? मैं देखता हूँ, क्योंकि ना सही बताऊँ, मैंने 1 तारीख से लेकर आज 12 तारीख हो गई, मैंने 1 तारीख से लेकर अब तक कोई भी वीडियो नहीं भेजी, अपलोड ही नहीं हो पाई। तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रखा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके भेजूंगा। कोशिश करता हूँ कि आज की तो आज ही भेजूँ, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ सर ठीक है। ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर, ओके। थैंक यू सर। ओके सर।